हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 173 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 174 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको और किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, उन परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए जिनके फलस्वरूप तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। क्या कॉर्नवालिस इसको टाल सकता था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति 1784 के मैंगलोर संधि में हुई, जिसमें कंपनी ने विजित प्रदेश मैसूर को लौटा दिए। हालांकि संधि से आशय युद्ध विराम से है, न कि युद्ध की समाप्ति, अर्थात परिस्थितियां अनुकूल होते ही दोनों पक्षों के मध्य पुनः युद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में हम तृतीय मैसूर युद्ध की परिस्थितियों को देखें तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा कॉर्नवालिस को तृतीय मैसूर युद्ध का जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि कॉर्नवालिस एक महत्वाकांक्षा से युक्त सेनापति था। साथ ही वह इससे पूर्व अमेरिका क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था और उसे इस दौरान पराजय का सामना करना पड़ा और वो इस पराजय के दाग को साफ करने के लिए एक अवसर तलाश कर रहा था और वह अवसर उसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मिला। वहीं इतिहासकारों के कुछ समूहों द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि टीपू सुल्तान एक ये क्या लिखा है एक दूरदर्शी शासक था। ऐसे में टीपू को पराजित किए बिना कंपनी साम्राज्यवाद की जड़ों को सिंचित कर तो लेती, लेकिन टीपू द्वारा कंपनी की चुनौती का न सामना करना पड़ता कि ऐसे में टीपू व अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध अवश्य संभावित था। साथ ही टीपू के द्वारा जब विदेशों से सहायता के प्रयास व प्रशासन आदि में आधुनिकीकरण किया जा रहा था, जिसमें मैसूर की शक्ति बढ़ती जा रही थी और इस परिस्थिति में निज़ाम और मराठों को आशंकित कर दिया था, जिसका कॉर्नवालिस ने लाभ उठाया और कंपनी निज़ाम व मराठा का संघ बनाकर टीपू से युद्ध किया। तृतीय मैसूर युद्ध की शुरुआत कॉर्नवालिस के कूटनीतिक, जिसमें जैकोटा त्रावणकोर को यदि जैकोटा का प्रलोभन नहीं दिया जाता तो शायद युद्ध टाला जा सकता था, परंतु यदि गहराई से विचार करें तो ये युद्ध अवश्य संभावित था। कॉर्नवालिस ने तो बस इसकी तिथि को आगे किया, क्योंकि कॉर्नवालिस तो मात्र उस कंपनी का एक सेनापति था जिसको राष्ट्रीय सहमति प्राप्त थी। भारत के क्षेत्र में पताका व तलवार के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अर्थात युद्ध को बस कुछ समय के लिए टाला जा सकता था, न कि अनंत काल के लिए। देखो, प्रश्न आपसे जो पूछा है ना, आपने कोशिश की है, लेकिन क्रमागत रूप से आप अपनी बात को कह नहीं पाए और मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस चीज़ का फ्रेम दे चुका हूँ और आपने उस फ्रेम को या तो समझा नहीं है या उस फ्रेम को आपने अवॉइड कर दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, आपको प्रश्न को देखना है कि आखिरकार आपने आपसे प्रश्न क्या पूछा है, उसे आपको कैसे क्रमागत रूप से बताना है, अपना विश्लेषण कैसे करना है और निष्कर्ष क्या देना है। कभी कभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ आप लोगों में से कि आप लोग सोचते हो कि अगर आप फ्रेम के अनुरूप लिखोगे तो वो कॉपीराइट हो जाएगा और फ्रेम के अगर विपरीत लिखोगे तो वो आपका मौलिक हो जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति आप अपने अंदर ना लाएं। आप जैसा फ्रेम में दिया है वैसा लिखने की कोशिश किया करें और उस फ्रेम को तो बेस बनाएं। बस आप शब्दावलियों को अपने आप में गढ़ने की शुरुआत करें और बाकी तो आप जानते हैं कि हम उस फ्रेम को बाद में फिर एक नए फ्रेम में तब्दील ही कर देते हैं। तो अपनी तरफ से नया फ्रेम देने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से नया फ्रेम देते हैं तो आपका उत्तर आपकी मांग के प्रतिकूल हो जाता है, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है। क्लियर? तो आप पहले ये समझो कि प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न आपसे पूछा है, उन परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए जिनके फलस्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। क्या कॉर्नवालिस इसको टाल सकता था? कहने का मतलब क्या है कि ये प्रश्न भी उन्हीं प्रश्नों की तरह है जो क्रम में नहीं दिए गए। अर्थात आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्न को पहले क्रम में लगाओ कि कॉर्नवालिस के समय उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को सुनिश्चित किया। क्लियर?
अब कॉर्नवालिस के समय परिस्थितियां कौन सी उत्पन्न हुई, समझ गए, वो आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि इसमें कॉर्नवालिस की कितनी भूमिका है। और जब कॉर्नवालिस की भूमिका आप बताते हो ना, तो होता क्या है, जैसे आपने भी गलती की कि आपने पहले कॉर्नवालिस की भूमिका बताई, फिर आपने टीपू की बताई, जबकि आपको पता है कि टीपू का हमें पक्ष लेना है और कॉर्नवालिस को विपक्ष में रखना है। तो यहाँ आप ये करें कि पहले टीपू को बताते हैं और फिर कॉर्नवालिस को आप बताएं विश्लेषण के तौर पे। क्लियर, तब आपका ये उत्तर हो जाएगा। और ये उत्तर वास्तव में 2 खंडों में है कि उन परिस्थितियों का परीक्षण करें। तो आप क्या कर सकते हो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि के साथ ये सुनिश्चित हुआ कि अब अगले कई वर्षों तक युद्ध नहीं होगा, अर्थात कंपनी विजित क्षेत्रों को लौटा देगी और मैसूर की प्रभुता को स्वीकार करेगी। किंतु 1786 और 76 में, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता और आगे चलकर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्वतंत्रता ने कंपनी को इस बात के लिए सचेत कर दिया कि कहीं आगे चलकर उसकी भारत से प्रभुता समाप्त न हो जाए। तो इसीलिए कॉर्नवालिस ने अपनी महत्वाकांक्षी भूमिका को निभाते हुए त्रावणकोर रियासत से उस समय के कोचीन डचों से कोचीन की प्राप्ति की। क्लियर, कोचीन से कौन कौन से क्षेत्र लिए, क्रागनोर और जकौटा, जो कि वास्तव में टीपू की रियासत के अंतर्गत आते थे। और ये कंपनी को अच्छी तरीके से पता था, या कहें कि कॉर्नवालिस को अच्छी तरीके से पता था कि इन क्षेत्रों को लेने से वास्तव में मैसूर भड़क जाएगा और मैसूर युद्ध की ओर उन्मुख होगा। लेकिन हम त्रावणकोर को सहयोग प्रदान करेंगे, अर्थात त्रावणकोर को मोहरा बनाकर कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की परिणति को निभाया, जिसमें आगे चलकर श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत उसके स्टेटमेंट से भी स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में इस युद्ध का आयोजन या इस युद्ध का प्रायोजन वास्तव में कॉर्नवालिस की नीति का ही परिणाम था। अर्थात इस युद्ध की शुरुआत एक महत्वाकांक्षी कॉर्नवालिस की देन थी, न कि टीपू सुल्तान की। क्लियर, तो ऐसे आप ये बता सकते हैं कि वास्तव में इसका दोषी कौन था, कॉर्नवालिस। और रही बात इसको टालने की, तो टाला इसलिए भी नहीं जा सकता था क्योंकि ये बात ठीक है कि कॉर्नवालिस ने उस समय युद्ध को शुरू किया, लेकिन युद्ध उस समय की कंपनी की आवश्यकता थी, यह कहें कि ब्रिटिश राष्ट्रीय सहमति का एक, आप कह सकते हो, प्रपोजल था कि आगे चलकर एक एक करके भारतीय रियासतों को आपको अपने में विलय करना है। अतः ये कहना कि कॉर्नवालिस इसके लिए केवल दोषी है, ये अतिशयोक्ति है, बल्कि कॉर्नवालिस के अलावा इसकी मुख्य दोषी उस समय की राष्ट्रीय सरकार थी। क्लियर, तो आप ऐसे बता सकते हो कि हम कॉर्नवालिस पर दोष लगाकर राष्ट्रीय सरकार को नहीं बचा सकते। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, जब आप पढ़ते हो ना कि अंग्रेज़ों की भारत विजय के पीछे क्या राष्ट्रीय सहमति थी, तो ये वहाँ की क्वेश्चन है कि जो भी युद्ध होते थे तो वहाँ पे क्या किया जाता था, या तो कंपनी को दोष दे दो, या तो फिर क्या है कि उस समय के किसी न किसी गवर्नर को दे दो, जैसे क्लाइव को दोष दे दो, वॉरेन हेस्टिंग्स को दोष दे दो, विलियम बेंटिक को दे दो, डलहौजी को दे दो, नेपियर को दे दो, एलन बरो को दे दो, कर्जन को दे दो, कैनिंग को दे दो, बट खुद को दोष मत दो। होता है ना कि कई सारे एस्पायरेंट जब यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप हमेशा सुनोगे, अरे यार हिंदी मीडियम में नोट्स नहीं है, अरे यार हिंदी मीडियम में ना टीचर सही नहीं, अरे यार हिंदी मीडियम में कोई पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है, अरे यार हिंदी मीडियम में तो मॉडर्न इंडिया की बुक्स ही नहीं है। अरे भाई, हिंदी मीडियम में मॉडर्न इंडिया की इतनी बुक्स हैं कि जितनी किसी ने पढ़ी नहीं होगी। बस दुर्भाग्य इतना है ना कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम सर्च नहीं करना चाहते, हम उन शब्दों से रूबरू नहीं होना चाहते, हम अपना उत्तर लेखन नहीं करना चाहते, फलता परिणाम आता नहीं। और जब परिणाम नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार हिंदी मीडियम के साथ ना यूपीएससी वाले भेदभाव करते हैं, चलो आंदोलन करते हैं। अरे भाई, अपने आप को मजबूत बनाओ ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कॉर्नवालिस को बचाने, सॉरी, राष्ट्रीय सरकार को बचाने के लिए इतिहासकार कॉर्नवालिस पर दोष मढ़ देते हैं कि नहीं कॉर्नवालिस ही खराब था। पहले क्या था, पहले टीपू खराब था। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो ना कि टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी भूभागी इरादों वाला सैनिक शासन का प्रतिनिधित्व करता था, तो आप जानते हो कि ये क्यों कहा गया, वास्तव में इसीलिए कहा गया था। जब वो खंडित हो गया कि नहीं भाई वो भूभागी इरादों वाला है, साम्राज्यवादी नीति का पोषक नहीं था,
तो फिर ये कहा जाने लगा अच्छा भाई कॉर्नवालिस था। तो इतिहासकार कहने लगे नहीं भाई साहब कॉर्नवालिस नहीं, कॉर्नवालिस ही था, मतलब राष्ट्रीय सरकार नहीं थी। बट फिर राष्ट्रवादियों ने कहा नहीं भाई साहब राष्ट्रीय ही सरकार थी। क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस को सारे राइट किसने दिए थे? राष्ट्रीय सरकार ने, कि भाई जाओ तुम सेनापति की भी भूमिका निभाओगे और गवर्नर जनरल की भी भूमिका निभाओगे। क्लियर? और सारे राइट्स के लिए आप स्वतंत्र हो और स्वच्छंद हो, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की सरकार से उतनी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है जितनी कि उस समय के गवर्नरों को होती थी। तो बात यही है, ये तो एक बहाना है, ऐसे आपको लिखना है एनालिसिस करके। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि आपके उत्तर में क्या क्या कमियां हैं और आप क्यों ऐसा अब उत्तर लिखने लगे हैं, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता है। पहले आप काफ़ी अच्छा उत्तर लिखते थे, लेकिन आजकल आप थोड़ा भटक गए हैं। कोशिश कीजिए फिर से उसी लय में आइए और फ्रेम को फॉलो कीजिए। मेरा देखो एक ही काम है कि अभी आपको उंगली पकड़ कर लिखाना, और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कोई भी पर्सन कि आप अगर फ्रेम से लिखते हो तो कॉपीराइट होता है। बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं होता, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है। क्योंकि फ्रेम को ऐसा तो है नहीं मैंने वैलिडिटी दे दी है कि वही अंतिम फ्रेम है। मैं और भी फ्रेम आपको बताता हूँ, एक प्रश्न के लगभग आपको 30 से 40 तरीके बता देता हूँ, और फिर मैं आपसे कहता हूँ आप इन सबको मिक्स करके लिखें। जैसे यहाँ पे आपने मैप नहीं डाला है, आप मैप भी डाल सकते हो। क्लियर? इसीलिए मैं फ्रेम में आपको देखना मैप भी बना के दिया है कि हाँ क्रागनोर कहाँ पे, जकोटा कहाँ पे है। तो कोशिश कीजिए ऐसा उत्तर आप लिखा करें। उम्मीद है आपको अपने सारी कमियां पता चली होंगी। साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि किन पॉइंट्स को हमें ऐड करना है, किन को नहीं ऐड करना है, किस तरीके से लिखना है, कौन से शब्दों को समायोजित करना है, किसको नहीं लिखना है, क्रम कैसा बनाना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।